हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई एकेडमी। आज हम दोबारा से फिर मिलने आ गए हैं सेकेंड लेक्चर लेके सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का। जैसा कि आपको पता है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर 1 हमने स्टार्ट किया था पिछले लेक्चर में, और उसमें मैंने बेसिक्स आपको स्टार्टिंग के बताए थे। ऑल्दो वो सिलेबस में नहीं है, सीबीएसई ने जैसे आपको पता है कोरोना फेज के कारण सिलेबस रिड्यूस कर दिया है, बट वो कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं बिना उनको पढ़े हम आगे नहीं बढ़ सकते थे। सो मैंने वो सारे कॉन्सेप्ट्स आपको एक बार रिवाइज करा दिए थे। लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, डायमेंशनल एनालिसिस, वो कन्वर्जन कैसे करते हैं, राइट। सो अब हम उसके आगे करते हैं। उसके आगे देखिए कुछ टॉपिक्स और है बीच में। लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन, 4 लॉज हैं वो, उनकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है सिलेबस में, वो पहले था अब कट कर दिया गया है, एंड उसके बिना भी आपके काम जितने आगे न्यूमेरिकल्स हैं जो भी है वो चल जाएगा। सो मैं वो टॉपिक्स नहीं करवा रही हूँ, ठीक है। बट उसके बाद कुछ और ऐसे टॉपिक्स बीच बीच में जो आते जाएंगे, जो कि रिड्यूस तो करने के टाइम में मतलब कि न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है, बट स्टिल मैं आपको करवाऊंगी सो दैट उससे कनेक्टिंग जो टॉपिक है उसमें आपको कहीं भी प्रॉब्लम ना आए। सो आज हम करते हैं न्यू टॉपिक, गे-ल्यूसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ठीक है, ये साइंटिस्ट का नाम है गे-ल्यूसैक्स लॉ। ये लॉ क्या कहता है, देखिए मेनली ये लॉ गैसेस के लिए है, ठीक है। गैसेस के लिए कैसे, मतलब कि गैसेस जो भी रिएक्ट करती हैं दे ऑलवेज डू सो इन वॉल्यूम्स, ठीक है। कैसे मतलब, जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल लेती हूं, वहां से आपका क्लियर हो जाएगा। N2 + 3H2 2 एमोनिया, ठीक है, ये बैलेंस इक्वेशन है। अब देखिए इस केस में तो तीनों ही गैसेस हैं। ऐसा हो सकता है कि कुछ रिएक्शंस ऐसी हों जहां खाली रिएक्टेंट्स गैसेस हों, प्रोडक्ट्स ना हो। तो ये लॉ आपका क्या कहता है कि जितनी भी गैसेस, जितनी भी इस तरह की रिएक्शन है जिसमें गैसेस रिएक्ट कर रही हैं, दे ऑलवेज डू सो इन केस ऑफ इन वॉल्यूम्स, ठीक है। चाहे अगर प्रोडक्ट्स भी गैसेस हैं तो इन तीनों की या जितने आपके रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स हैं वो सब इस तरह से रिएक्ट करते हैं कि एक सिंपल रेशियो आएगी, ठीक है। बट एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है, सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब टेम्परेचर प्रेशर आपका चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, व्हेन गैसेस रिएक्ट टुगेदर दे ऑलवेज डू सो इन वॉल्यूम्स व्हिच बियर अ सिंपल रेशियो टू वन अनदर एंड टू द प्रोडक्ट्स इफ दे आर गैसेस, ठीक है। अगर गैसेस नहीं है, सपोज कीजिए कई बार 2 प्रोडक्ट्स बने आपके, ठीक है, उसमें एक गैशियस है एक नहीं है, तो वो खाली गैशियस की बात कर रहा है कि गैशियस जितने आपके रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स हैं उनमें एक सिंपल रेशियो होगी अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो यहां देखिए रेशियो क्या हो गई, 1:3:2। अगर हम कोई और ऐसी रिएक्शन करते हैं, सपोज कीजिए मैंने ये किया, देखिए यहां क्या जाएगा, 2:1:2। यहाँ पे अब ये डिपेंड करता है कि किस स्टेट में बना है ना। ये आपकी देखिए क्या, ये दोनों तो गैसेस हैं, बट यहाँ पे अगर ये वाटर है मेंशन किया होगा तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको आप कंसीडर नहीं करोगे, यू विल कंसीडर ओनली दिस वन। ये लॉ आपका आगे यूज होगा मोल कॉन्सेप्ट में, इसलिए लॉ मैंने आपको कराया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। वो भी आपके सिलेबस में नहीं है, बट मैं उसके कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेती हूँ क्योंकि कुछ ऐसे डेफिनेशंस हैं जो आगे काम आएंगी आपकी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, देखिए यही मैं मेंशन कर देती हूँ, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ये आपने वैसे पहले भी पढ़ी हुई है थ्योरी, बहुत बेसिक सी थ्योरी है कि एटम कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे क्या नाम एटम आया, उसके रिगार्डिंग है। इसके अकॉर्डिंग देखिए क्या है कि मैटर सबसे पहले आप पढ़ चुके हो, कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो उसके अकॉर्डिंग एटम वो सबसे छोटा पार्टिकल है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि मैटर आपका बना है एक्सट्रीमली स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल्स। ये चीज मेन था, स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल्स, मतलब कि आपका एटम टूट नहीं सकता है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद ये था कि सेम एलिमेंट के जितने एटम्स लेंगे उनमें उनकी शेप, साइज, मास सेम रहेगा और डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट रहेंगे, ठीक है। जब वो कंबाइन करेंगे तो मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। डाल्टन ने मॉलिक्यूल वर्ड यूज नहीं किया था, उसने कंपाउंड एटम यूज किया था। तो इस तरह के 6-7 पॉइंट्स हैं जो कि आपको नॉर्मली पता ही है, बट इसमें कुछ फ्लॉज थे।
जैसे इनडिविजिबल वाला जो पॉइंट है वो बाद में चेंज हुआ, क्यों? क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एटम में प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से एक नई थ्योरी आई, मॉडिफाइड डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। वो उसके हम पॉइंट्स कर लेते हैं सो दैट आपको पता होना चाहिए। तो चलिए पहले करते हैं मॉडिफाइड डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। सो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, जो कि मॉडिफाइड डाल्टन एटॉमिक थ्योरी था, इसके कुछ पॉइंट्स देखिए, जो मेन पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। पहला पॉइंट क्या है कि एटम नो लॉन्गर इनडिविजिबल, है ना? क्यों? क्योंकि आपको पता है एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है। पहले नहीं था, बट बाद में जब जैसे जैसे आपकी इन्वेंशंस होती गई, चीज़ों का पता लगता गया, इसलिए ये पॉइंट आपका मॉडिफाई कर दिया गया। फिर क्या है, आइसोटोप्स एक वर्ड आता है। आइसोटोप्स देखिए क्या होता है, आप एग्जांपल से देखिए, देख सकते हैं। ये सारे जितने मैंने 3 एलिमेंट्स लिए हुए हैं, इनके सबके एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन क्या डिफरेंट है? मास नंबर। सो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट कैन हैव डिफरेंट मास नंबर, ठीक है? तो जबकि पहले आपका क्या था कि उनका सेम एलिमेंट्स के जो भी एटम्स होंगे उनका शेप, साइज, मास सब कुछ सेम रहेगा, बट नो, मास नंबर डिफरेंट हो सकता है। तो एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, दे आर कॉल्ड एज आइसोटोप्स, ठीक है? देन आइसोबार्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर। यहाँ पे एटॉमिक नंबर आपका सेम था, मास नंबर डिफरेंट था, ये उसका उल्टा है। एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, मास नंबर सेम है, ठीक है? तो ये आपके हो गए आइसोबार्स। उसके बाद आता है कि एटम्स जब भी कंबाइन करते हैं एक दूसरे से, कंपाउंड्स बनाएंगे, तो वो एक रेशियो में करते हैं। तो पहले ये कहा जाता था कि वो सिंपल रेशियो होगी, बट इट इज नॉट। क्यों? क्योंकि हमने कई ऐसे एग्जाम्पल देखे, जैसे शुगर है C12H22O11, अगर आप इसकी रेशियो देखें 12:22:11, ये एक होल नंबर रेशियो तो है बट सिंपल रेशियो नहीं है। सो हम क्या कह सकते हैं कि वो रेशियो फिक्स्ड होती है, बट इट कैन नॉट बी सिंपल। हो सकता है कभी सिंपल हो, कभी ना हो। उसके बाद लास्ट आपका पॉइंट, ये वो है जो मेन पॉइंट्स हैं जस्ट, ठीक है? एटम आपका, ये वाला पॉइंट आपका सेम रहा, स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है? अब जैसे पता लग गया है कि आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है, एटम को हम डिवाइड कर सकते हैं, डिविजिबल है, तो एक वर्ड आता है ट्रांसम्यूटेशन। अगर न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग आप देखें तो एक न्यूक्लियस आपका कन्वर्ट हो सकता है दूसरे न्यूक्लियस में। अब ये न्यूक्लियस का क्या मतलब है? जैसे सपोज कीजिए यूरेनियम 238 है, ठीक है? तो आप इसमें चेंजेस करके विद द हेल्प ऑफ बीटा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल, ठीक है, ये जो मास नंबर है ये आप चेंज करवा सकते हो। मास नंबर भी चेंज होता है और एटॉमिक नंबर भी चेंज होता है। तो क्या कहेंगे हम? प्रोसेस ऑफ इंटरकन्वर्जन ऑफ वन न्यूक्लियस इनटू अनदर, ये आपका कहलाता है ट्रांसम्यूटेशन। जस्ट एक एक्स्ट्रा पॉइंट है दैट आई टोल्ड यू, क्योंकि ये पॉइंट्स आपके आए थे इंडिविजुअल वाले, ठीक है, इस वजह से मैंने आपको ये पॉइंट भी डिस्कस कर दिया। अब नेक्स्ट आपका आता है एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, जिस पे बेस्ड आगे फिर आपकी आगे आएगा एवोगैड्रो नंबर एंड देन मोल कॉन्सेप्ट। तो पढ़ते हैं अब एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। सो एवोगैड्रो हाइपोथेसिस से पहले एक और हाइपोथेसिस आया, वो क्या था? एक साइंटिस्ट ने दिया था, बर्जीलियस हाइपोथेसिस। इन्होंने क्या किया, गेल-ल्यूसैक्स लॉ का जो आपका कॉन्सेप्ट था और डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, दोनों को क्लब करके अपना हाइपोथेसिस दिया। अब देखिए, पहले तो आप ये समझिए, हाइपोथेसिस, लॉ या प्रिंसिपल, इसमें फर्क क्या है? हाइपोथेसिस आपका एक गेस होता है, या आप ये कह सकते हो आप अपने पॉइंट सामने रखते हो, ठीक है, बट जब वो कंफर्म हो जाता है फिर वो बनता है लॉ या प्रिंसिपल। तो दोनों में फर्क है। इन्होंने क्या कहा? इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेज अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ गेल-ल्यूसैक्स लॉ आ रहा है, और डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी भी क्या कहती थी कि जब एटम कंबाइन करते हैं तो सिंपल रेशियो में कंबाइन करते हैं। तो इन्होंने ये चीज थ्योरी, ये हाइपोथेसिस दिया, तो बट एक एग्जांपल लेते हैं हम, H2 + Cl2 2HCl। अब इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ? अगर हम कह रहे हैं कि सारे वॉल्यूम्स में रिएक्ट करते हैं और एक रेशियो होती है सिंपल, तो देखिए 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम, ठीक है? तो क्या कहता है ये? वॉल्यूम ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। सो इसकी रेशियो क्या हो गई? 1:1:2। लेकिन बर्जीलियस के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि यहाँ पे n एटम्स, इसके n एटम्स होंगे, है ना, इसके भी n एटम्स और इसके 2n एटम्स। अब सपोज कीजिए अगर मैं इसको डिवाइड कर देती हूं बाय 2n, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हाफ, यहाँ पे भी हाफ आ जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा। अब हाफ एटम तो एग्जिस्ट करता नहीं है, तो यानी ये
आपका हाइपोथेसिस कैंसल आउट हो गया। इसको सॉल्व किया एवोगैड्रो ने, इटालियन साइंटिस्ट। एवोगैड्रो ने जस्ट एक चेंज किया है पूरी डेफिनेशन में। क्या किया है? इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब देखिए, अगर मैं यहाँ मॉलिक्यूल्स लिख देती हूँ तो उससे क्या चेंजेस आएगा? मॉलिक्यूल मतलब यहाँ हाफ मॉलिक्यूल है ना, या आगे हम मॉलिक्यूल्स की बात करते जाएंगे। तो हाफ मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है? वन एटम। और हमें पता है एटम वन एग्जिस्ट कर सकता है, हाफ एटम नहीं एग्जिस्ट कर सकता। सो आपका जो आपका नया हाइपोथेसिस आया एवोगैड्रो का, उसमें क्या चेंज किया हमने? यहाँ पे खाली मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मैं यहाँ मेंशन कर दे रही हूँ, अदरवाइज आपकी पूरी डेफिनेशन सेम है। मॉलिक्यूल्स किसके केस में? एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। एवोगैड्रो हाइपोथेसिस भी आपका फर्दर मोल कॉन्सेप्ट में अप्लाई करने के लिए, और इसकी एप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या डेफिनेशन हो गई इसकी? इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जब आप स्टोइकियोमेट्री की बात करते हो वहां पे इसका रोल आएगा। और बस ये याद रखना है, टेम्परेचर प्रेशर चेंज नहीं होना चाहिए। कई बार कंसेप्चुअल इस तरह से आता है कि टेम्परेचर प्रेशर की वैल्यू चेंज करके दी जाती है, तो वहां पे आपको उसके अकॉर्डिंग आंसर करना होगा। फाइन, तो अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस की एप्लीकेशंस करते हैं। सो फर्स्ट एप्लीकेशन है आपकी इन कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिसिटी। अभी आपने देखा ना, बर्जीलियस से एवोगैड्रो हाइपोथेसिस जब आया है, लॉ बना है, तो उसमें क्या चेंज किया था? खाली मॉलिक्यूल को लेके। तो मॉलिक्यूल को अगर हम हाफ कर रहे थे तो एटम आ रहा था। देखिए एटॉमिसिटी क्या है? O2 अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ, मतलब उस मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। O3 की एटॉमिसिटी 3, तो जस्ट क्या हुआ है? नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। ठीक, दूसरा है आपका रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूलर मास एंड वेपर डेंसिटी। अब ये होता क्या है वेपर डेंसिटी? यही कर देती हूँ मैं। वेपर डेंसिटी आपका होता है डेंसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, इसका यूज करते हुए हम रिलेशन निकालेंगे। एक डेंसिटी क्या होता है हमारा? मास बाय वॉल्यूम, है ना। अब हम अगर इसकी जगह रिप्लेस करके लिख सकते हैं मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस। ठीक है, एट एसटीपी। जो भी गैस थी आपकी, हमने उसका कुछ मास कंसीडर किया और एक वॉल्यूम फिक्स कर दी एट एसटीपी। अब जितनी वॉल्यूम हमने उसकी ली, सेम उतनी ही हाइड्रोजन की। मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ H2 एट एसटीपी। एसटीपी हमने क्यों किया? क्योंकि आपने देखा अभी लॉ के अकॉर्डिंग क्या था? टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशंस सेम रहनी चाहिए, तो हमने स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की वैल्यू ली है। अब दोनों की अगर वॉल्यूम सेम है तो क्या सेम होगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो क्या हम रिप्लेस करके लिख सकते हैं मास ऑफ n मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, और नीचे क्या आ जाएगा? मास ऑफ n मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब इसी की जगह अगर n मॉलिक्यूल्स की जगह मैं क्या कर दूं? 1 मॉलिक्यूल। तो मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस क्या हो जाएगा? देखिए, जैसे सपोज कीजिए मैंने किया मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस, ठीक है, और मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन क्या आ गया? 2। अब मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास। सो रिलेशन आपका क्या आ गया? मैं यहां देखिए लिख दे रही हूं, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय 2। तो अगर आपको ये जरूरत कहां पड़ती है, क्वेश्चन में कई बार दिया होता है वेपर डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी, वहां आपको ये फॉर्मूला लगाना होता है मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे अभी एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। यहां हमने देखिए इस लॉ का यूज करते हुए निकाला। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। अब चलते हैं थर्ड एप्लीकेशन की तरफ। सो थर्ड एप्लीकेशन है टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड वॉल्यूम ऑफ गैस। वो गैस कोई सी भी हो सकती है। यहां से भी आप ध्यान दीजिएगा ये डेरिवेशन, क्योंकि यहां से एक लॉ निकल के आएगा जो आगे आपको यूज होगा। सो ये हम कैसे डिराइव करेंगे? जो आपने जस्ट इसके पहले रिलेशन अभी डिराइव किया है उसकी हेल्प से। मॉलिक्यूलर मास किसके बराबर आपने निकाला? 2 इंटू वेपर डेंसिटी। यही कैलकुलेट किया ना। वेपर डेंसिटी को हम रिप्लेस कर सकते हैं। कैसे? देखिए मैं इधर से यहां से कर देती हूँ। 2 इंटू वेपर डेंसिटी को आप क्या लिख सकते हैं? जैसे आपने वहां किया था पूरा कैलकुलेट करते, वैसे ही हम लिख सकते हैं मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस
एट एसटीपी, ठीक है। आपको पता है डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम होता है, जैसे हमने वहां किया था वैसे ही सेम यहां पे है एट एसटीपी। और नीचे क्या आ जाएगा, मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ किसका, हाइड्रोजन एट एसटीपी, ठीक है। अब वॉल्यूम अगर हम फिक्स कर दें दोनों की, ये भी तो कर सकते हैं, सर्टेन वॉल्यूम सेम वॉल्यूम की जगह हमने क्या ले लिया, 1 लीटर ले लेते हैं, तो 2 इंटू मास ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस एट एसटीपी, ऑफ गैस एट एसटीपी, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा, देखिए मास ऑफ 1 लीटर ऑफ किसकी आ जाएगी, हाइड्रोजन एट एसटीपी। अब ये वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेटेड है एंड दैट इज 0.089, ठीक है। अब आप इसको जब कैलकुलेट करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाती है 22.4 इंटू मास ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस एट एसटीपी। इसका मतलब क्या हुआ, एट एसटीपी इसका मतलब क्या हुआ, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 22.4 लीटर्स ऑफ गैस एट एसटीपी, है ना। मतलब किसी भी गैस का अगर आप मॉलिक्यूलर मास लोगे तो वो वॉल्यूम से जब आपको कोरिलेट करना होगा वो वैल्यू होगी 22.4 लीटर्स। आप जब रिएक्शन लिखते हैं, रिएक्शन में गैसेस रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स दोनों होते हैं, है ना। जब आप आगे मोल कॉन्सेप्ट करोगे ना, वहाँ पे क्वेश्चंस आएंगे, ये चीज़ आपको तब ज़्यादा क्लियर होगी कि हमारे पास हमारा इसका यूज़ क्या है, कि वॉल्यूम और मास को हमें क्यों कोरिलेट करना पड़ रहा है, ठीक है। स्टोइक्योमेट्री जब आपकी यूज़ होती है कि आपको कैलकुलेट करना हो, जैसे आपने 10th क्लास में किया होगा डेफिनेटली, कि कितने अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, ग्राम्स के केसेस में किया होगा, मास मास रिलेशनशिप में, ऐसे यहाँ पे मास वॉल्यूम रिलेशनशिप के रिगार्डिंग क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ये आपका लॉ बन गया, क्या है लॉ का नाम, ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम लॉ, ठीक है। ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम लॉ, जिसको शॉर्ट में कह दिया जाता है जीएमवी लॉ, ठीक है, जीएमवी लॉ। अब इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा कि कोई भी आपकी जो गैस है उसका मॉलिक्यूलर मास हमेशा इक्वल होगा 22.4 लीटर्स ऑफ दैट गैस एट एसटीपी, ठीक है। एट एसटीपी लगाना हमेशा जरूरी है, अदरवाइज आपकी डेफिनेशन इनकरेक्ट है, क्योंकि टेम्परेचर प्रेशर चेंज हो रहा है तो आपको पता है आप गैसियस स्टेट की बात कर रहे हो, तो नेचुरली बाकी सारे उसके पैरामीटर्स भी चेंज हो जाएंगे। तो अब ये लॉ हो गया, ठीक है। इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेटिव एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, नाम से पता लग रहा है जो आप एटम ले रहे हो उसका मास या मॉलिक्यूल कंसीडर कर रहे हो उसका मास, बट ये रिलेटिव वर्ड क्यों है। देखिए स्टार्टिंग में कई सारे पैरामीटर्स रखे गए, कभी हाइड्रोजन के साथ कंपेयर करके, कभी ऑक्सीजन के साथ, बट वो चीज़ें वर्क नहीं करी ड्यू टू मेनी रीजंस। तो फाइनली कार्बन 12 आइसोटोप कंसीडर किया गया फॉर रेफरेंस। तो यानी रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब क्या हो गया कि हम कंपेयर कर रहे हैं कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम के मास से। सो जिस भी एटम को आप कंसीडर कर रहे हो, नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ दैट एटम विच इज हैवियर देन एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, ठीक है। तो ये आपका हो गया रिलेटिव एटॉमिक मास। अब इसी एटॉमिक मास को मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ डेफिनेशन, नंबर ऑफ टाइम्स लिख भी देती हूँ, इनफैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स एन एटम विच इज हैवी, ये मैंने डेफिनेशन देखिए शॉर्ट में लिखी है, हो सकता है कहीं आप लोगों को जब थ्योरी में लिखना होगा वहां पे हेल्प होगी, बट अदरवाइज सिर्फ पता होना जरूरी है कि एटॉमिक मास को हम क्या कहते हैं या मॉलिक्यूलर मास कैसे होगा, ठीक है। एग्जांपल से आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। नंबर ऑफ टाइम्स एन एटम विच इज हैवियर देन एन एटम ऑफ कार्बन 12 यानी कि C12 आइसोटोप। तो ये कंपैरेटिव आपका एक तरह से एटॉमिक मास निकला है, इसीलिए C12 रिलेटिव वर्ड यूज किया, ठीक है, C12 के साथ कंपेयर करते हुए। अब अगर इसी एटॉमिक मास को मैं ग्राम्स में एक्सप्रेस कर दूं तो क्या बन जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास, ठीक। एग्जाम्पल लेते हैं अब, जैसे सपोज कीजिए ऑक्सीजन लिया मैंने, ठीक है। ऑक्सीजन का एक एटम है, इसका मास कितना होता है 16। अब एक चीज़ और है, आपको एटॉमिक नंबर्स पता होने चाहिए, एटलीस्ट फर्स्ट 20-30 के, फर्स्ट 30 एलिमेंट्स के तो आपको एटॉमिक नंबर पता ही होने चाहिए, एज वेल एज दियर मासेस। क्वेश्चन जब आएगा मोल कॉन्सेप्ट के फर्स्ट 30 का तो देखिए आपको आना ही चाहिए, उसके बावजूद जो आगे के एलिमेंट्स हैं उसमें जो फेमस एलिमेंट्स हैं
हो सके तो उनके एटॉमिक मासेस भी आप याद कीजिए, क्योंकि कई बार कई एग्जाम्स में, ज़रूरी नहीं है खाली सीबीएसई, किसी और एग्जाम में कई बार मास मेंशन नहीं होता है। सो कुछ जैसे एग्जांपल्स हैं, ब्रोमीन हो गया, कॉपर हो गया, इस तरह की चीज़ों के आप मासेस याद करके रखिए, ठीक है। तो ऑक्सीजन का आपका होता है 16 U, 1 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, ऐसे लिखते हैं इसको 16 U। अगर इसको आप ग्राम्स में मेंशन कर दोगे तो क्या बन गया 16 ग्राम। तो इसीलिए एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन क्या हो गया 16। और अगर O2 होता वो मॉलिक्यूल होता, बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं एटम और मॉलिक्यूल में। ये एटम है ऑक्सीजन, O2 है आपका मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का मास आपका क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या है कि 2 एटम्स हैं, है ना, 2 × 16, तो यानी कि आपका उसके अकॉर्डिंग आंसर चेंज हो जाएगा। यूजुअली बच्चे कंफ्यूज करते हैं एटम और मॉलिक्यूल में। अब जैसे रिलेटिव एटॉमिक मास है, ऐसे ही होता है रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास की डेफिनेशन में क्या हो जाएगा, वहां पे भी कंपैरेटिव स्टडी ही है, किसके साथ, कार्बन 12 आइसोटोप के साथ ही, कि आपका जो भी एटम, जैसे आप एटम कंसीडर कर रहे थे वैसे ही मॉलिक्यूल कंसीडर करोगे, ठीक है। तो अब करते हैं रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास और उसी तरह से ग्राम मॉलिक्यूलर मास, फिर दोनों को हम करेंगे कंपेयर, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हमें कैसे कैलकुलेट करना है। सो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास से पहले आपको 2 टॉपिक्स और हैं। हमने जैसे म्यू लिखा था ना, म्यू, उसको हम अगर कंप्लीट करके लिखे तो वो होता है एटॉमिक मास यूनिट, AMU। अभी क्या है कुछ नहीं, जस्ट वही कंपैरिजन है आपका C12 आइसोटोप के साथ। सो इट इज इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ C12 आइसोटोप। सेम चीज ही है, बस कई बार डेफिनेशन पूछी जाती है व्हाट इज 1 AMU, है ना, व्हाट इज एटॉमिक मास यूनिट, इस वजह से आपको पता होना चाहिए। फिर एक और चीज आती है फ्रैक्शनल एबंडेंस, इसके न्यूमेरिकल कभी कभार आते हैं, आपको नाम से पता लग रहा होगा कि कितनी फ्रैक्शन में वो प्रेजेंट है। किसकी बात करें, सपोज कीजिए आइसोटोप्स हैं, अब हम कंसीडर करते हैं जैसे क्लोरीन का 35 एंड 37। क्या बताया था मैंने, आइसोटोप सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर, सेम एटॉमिक नंबर हो गया डिफरेंट मास नंबर। तो आपके ये दोनों आइसोटोप्स हो सकता है अलग अलग अमाउंट में प्रेजेंट हो नेचर में। जैसे सपोज कीजिए ये है आपका 0.755 एंड वो है 0.245। तो इसका एवरेज मास क्लोरीन का कैसे निकलेगा आपका, अगर मैं एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालना चाहूँ, ठीक है, तो आप 35 इंटू क्या करोगे 0.755 प्लस 37 इंटू 0.245, ये पूरा कैलकुलेट करके जो मास आएगा वही मास आप कंसीडर करते हो, दैट इज 35.5। ये वैल्यू आपकी आती है 35.49, जिसको कि अप्रॉक्स करके आप लेते हो 35.5। तो फ्रैक्शनल अबंडेंस क्या हो गया, नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ दैट एटम, जिसका कि कोई पर्टिकुलर आइसोटोप की आप बात कर रहे हो कि वो नेचर में प्रेजेंट हो, उसकी कितनी फ्रैक्शन प्रेजेंट है, दैट इज फ्रैक्शनल अबंडेंस। कभी कभार इसका न्यूमेरिकल आता है, इस वजह से मैंने आपको ये टॉपिक बता दिया। उसके बाद देन नेक्स्ट रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, सेम वैसे ही है जैसे वहां पे क्या था, नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ एन एटम विच इज हैवियर देन इन कंपेरिजन टू C12 आइसोटोप, सेम इसका भी यही होगा, नंबर ऑफ टाइम्स। यहाँ पे फर्क क्या आ जाएगा, एटम की जगह मॉलिक्यूल आ जाएगा। नंबर ऑफ टाइम्स मॉलिक्यूल ऑफ एनी सब्सटेंस इज हैवियर देन 1/12 मास ऑफ द कार्बन 12 आइसोटोप, सेम डेफिनेशन है। और सेम अगर मैं इसको एक्सप्रेस कर दूं ग्राम्स में तो क्या हो जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। वैसे मैक्सिमम जब आपको न्यूमेरिकल्स करना होता है ग्राम्स में ही यूज करना होता है, एंड वो ऑब्वियस है। जैसे अगर मैं मॉलिक्यूल उस टाइम बात करी थी ना ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन एटम 16 ग्राम और O2 16, 2 एटम्स हो गए ना, कितना हो जाएगा 32, ठीक है। इसी तरह O3 40, इस तरह से आपका चेंज होता जाएगा। सपोज कोई दूसरा मॉलिक्यूल लेते हैं H2O में इसका 2, ऑक्सीजन का 16, तो 18 म्यू आपका हो गया रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, और उसको मैं एक्सप्रेस कर दूं ग्राम्स में तो 18 ग्राम्स। जैसे वहां पे 1 ग्राम एटम था, यहाँ पे 1 ग्राम मॉलिक्यूल। तो ये चीज आप ध्यान रखिए। 2-3 चीजें हैं, सपोज कीजिए वो मैं मेंशन कर देती हूँ आपको, वो आपको हमेशा ध्यान रखना है। 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम मॉलिक्यूल क्या चीज है, ठीक है। हाफ ऑफ द बोर्ड पे मैं लिख रही हूँ, देखिए 1 ग्राम एटम किसी भी चीज का किसके बराबर है, ग्राम एटॉमिक मास के, ठीक है। ये क्यों बता रही हूं मैं, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स में यूज होगा। कई बार बोला जाता है 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, 1 ग्राम एटम ऑफ क्लोरीन, तो हमें पता नहीं लगता है कि 1 ग्राम एटम का क्या मतलब है, ठीक।
सेम क्या है, 1 ग्राम मॉलिक्यूल, दैट इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास। जिस भी चीज का आप कंसीडर कर रहे हो, कंसीडरिंग मॉलिक्यूल होना चाहिए, ये एटम के केस में, ये मॉलिक्यूल के केस में। क्लियर। फिर एक वर्ड आता है आपका फॉर्मूला मास। ठीक है, फॉर्मूला मास कुछ नहीं है, ये सेम है मॉलिक्यूलर मास, बस फर्क क्या है, आयनिक कंपाउंड्स के केसेस में ये यूज होता है। मतलब हमने जस्ट टर्म चेंज कर दी है। क्यों? क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स में देखिए आयंस बन जाते हैं, जब हम सॉल्यूशन में डालते हैं, वो जो भी आपका कंपाउंड है आयंस में वो ब्रेक डाउन हो जाता है। तो आयंस के केस में वर्ड आ जाता है फॉर्मूला मास यूनिट, है ना, इस वजह से फॉर्मूला मास वर्ड आ गया। ठीक, अदरवाइज कैलकुलेट आपने सेम करना है, जैसे NaCl है, आयनिक कंपाउंड है, Na का जो आपका मास है प्लस Cl का मास, सेम वैसे ही कैलकुलेट करोगे आप। ठीक है, सो इसके बाद ये सारा कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे। ये सारी चीजें बेसिक्स हैं मोल कॉन्सेप्ट के लिए। मोल कॉन्सेप्ट के अब उसके बाद नेक्स्ट हम जो करेंगे वो 3 डेफिनेशंस हैं इन टर्म्स ऑफ मास है, वॉल्यूम है, अलग अलग तरीके से हैं, वो करेंगे। देन उसके न्यूमेरिकल्स मोल कॉन्सेप्ट के बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह यूज होते हैं। या तो खाली मोल कॉन्सेप्ट का न्यूमेरिकल आएगा, या फिर आप आगे जब जाएंगे अलग अलग जो भी आपके फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर हैं वहां कहीं ना कहीं मोल कॉन्सेप्ट यूज ही हो रहा होता है, आपको अप्लाई करते हुए बाकी क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, चाहे थर्मोडायनेमिक्स है, इक्विलिब्रियम है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, एवरीवेयर, केमिकल काइनेटिक्स वहां भी, तो इसलिए मोल कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझिएगा। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट। स्टूडेंट्स इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि अब तक आपने जितना जो पढ़ा है, जितने हमने एटॉमिक मासेस, मॉलिक्यूलर मास, वो सब इसमें अप्लाई होगा कंबाइन करके। अब बात आती है इसमें सबसे पहले एक वर्ड आता है एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, वो कर लेते हैं क्योंकि उसका रिलेशन है आगे। एवोगैड्रो नंबर देखिए है क्या, ये तो एक वैल्यू है जो हम सब जगह यूज कर रहे हैं, है ना। एवोगैड्रो नंबर कितनी, 6.023 इंटू 10⁻23। अब अगर इसको डिफाइन करना होगा तो हम क्या कहेंगे, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन, आप कह सकते हो 1 ग्राम एटम ऑफ द एलिमेंट, या फिर 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, मैंने क्या बताया था कि 1 ग्राम एटम एटॉमिक स्टेट के लिए हम यूज करते हैं, 1 ग्राम मॉलिक्यूल मॉलिक्यूलर स्टेट के लिए करते हैं। ठीक है, तो उसी से रिलेट करके हमें एवोगैड्रो नंबर पे भी ध्यान देना है, और जिस भी चीज में एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स है वो उसका 1 मोल है, या एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो भी उसका 1 मोल है। मोल कॉन्सेप्ट देखिए आपके 2-3 तरह से, मैंने आपको कहा था रिलेशन में रहेगा। इन टर्म्स ऑफ मास आप एक्सप्रेस कर सकते हो, इन टर्म्स ऑफ एवोगैड्रो नंबर कर सकते हो, और तीसरा है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। ये थर्ड वाला आपका ओनली गैसेस के केस में है, क्योंकि आपको पता है जब हम गैसेस की बात करते हैं तो हम कंसीडर करते हैं वॉल्यूम। ठीक है, तो एवोगैड्रो नंबर चलिए देखते हैं, पहले एवोगैड्रो नंबर करते हैं, उसके बाद मोल। सो इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 ग्राम एटम ऑफ द एलिमेंट। अब देखो यहां मैंने ग्राम एटम कहा है तो एलिमेंट आएगा। ठीक है, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। करेक्ट। दूसरी चीज क्या है, एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स किसके इक्वल हम मानेंगे, मतलब नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू 1 मोल इन केस ऑफ एटॉमिक स्टेट, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन केस ऑफ मॉलिक्यूलर स्टेट। ठीक है, तो अगली चीज अगर हम कहें 1 मोल किसके बराबर है, क्या आप कहोगे, सब्सटेंस कंटेनिंग एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड एज 1 मोल। वेरी सिंपल। एक्चुअली मोल एक वो यूनिट है कि हम ये कह सकते हैं केमिस्ट के लिए है, पार्टिकल्स को या जिस भी चीज को आपको काउंट करना है उस चीज के लिए हम मोल वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद चलिए पढ़ते हैं मोल कॉन्सेप्ट 3 अलग अलग टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ मास, इन टर्म्स ऑफ नंबर यानी कि एवोगैड्रो नंबर, और वॉल्यूम। सबसे पहले इन टर्म्स ऑफ मास क्या कहेंगे हम, 1 मोल इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास इन केस ऑफ नंबर ऑफ, अगर आप इन केस ऑफ एटॉमिक स्टेट आप कह सकते हो ग्राम एटॉमिक मास, ब्रैकेट में मैं लिख दे रही हूं इन केस ऑफ एटॉमिक स्टेट। बच्चे कई बार देखिए गलतियां करते हैं, एटॉमिक स्टेट और मॉलिक्यूलर स्टेट में कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, वो भी चीज मैं आपको यहां साथ के साथ क्लियर करूंगी। 1 मोल हो गया ग्राम एटॉमिक मास इन केस ऑफ एटॉमिक स्टेट, या फिर और क्या बोलोगे आप, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, इन केस ऑफ मॉलिक्यूलर स्टेट, सिंपल।
इन केस ऑफ मॉलिक्यूलर स्टेट। एग्जाम्पल एक अब हम लेंगे, एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या मतलब है। देखिए जैसे सपोज कीजिए ग्राम एटॉमिक मास मैंने लिया, हाइड्रोजन नहीं, कुछ और लेते हैं, ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास, यानी ये उसका क्या हुआ, एटम, तो इसका मास कितना हुआ 16 ग्राम एटॉमिक मास इसका हो गया। अब ऑक्सीजन को ही आप अगर मॉलिक्यूलर स्टेट में लोगे तब आप क्या करोगे, 16 इंटू 2 32 ग्राम, ठीक है। क्योंकि कुछ एटम्स देखिए आपको पता है कि मोनो एटॉमिक हैं, वो आपके मोनोटॉमिक मतलब कि एक ही एटम है, उसी फॉर्म में वो एग्जिस्ट करते हैं। हीलियम हो गया, सोडियम, पोटेशियम, ये उसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन जो गैसियस स्टेट है, इस तरह से H2O2 N2, ये आपके मॉलिक्यूलर स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। अब जैसे मैं बात करूं अगर सोडियम की, तो सोडियम का आपको एटॉमिक नंबर पता है, जो उसका मास होगा वो है तो मोनो एटॉमिक, वो ग्राम एटॉमिक मास किसके बराबर होगा, 1 मोल के। कार्बन का जैसे C12 है, तो 12 क्या है उसका, 12 ग्राम एटॉमिक मास है। अगर आप मॉलिक्यूल की बात करो, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, अब मॉलिक्यूलर जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, वाटर भी हो सकता है, ठीक है। इसका 18 ग्राम किसके बराबर हो गया, 1 मोल के। अब मैं कोई बड़ा कंपाउंड लेती हूं, सपोज कीजिए मैंने लिया H2SO4, ठीक है। इसका हम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, हाइड्रोजन के लिए 2 आ गया, H2 है 2 प्लस सल्फर के लिए 32 प्लस ऑक्सीजन के लिए 16 इंटू 4 64, तो टोटल कितना हो गया करके देखिए 98 ग्राम, यानी इसका मॉलिक्यूलर मास हुआ ना, ग्राम मॉलिक्यूलर मास 98 म्यू होता एटॉमिक मास यूनिट, आपने उसको ग्राम में एक्सप्रेस किया, 98 ग्राम मॉलिक्यूलर मास बन गया, दैट इज इक्वल टू 1 मोल किसका, H2SO4 का, ठीक है। सो 1 मोल ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू 98 ग्राम। हमने एटॉमिक स्टेट भी ले ली, हमने मॉलिक्यूलर स्टेट भी ले ली, दोनों के केस में अब जब कंबाइंड क्वेश्चन आएगा वहां आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया इन टर्म्स ऑफ मास। नेक्स्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर। इन टर्म्स ऑफ नंबर में क्या आ जाएगा, एवोगैड्रो नंबर जो हमने डिस्कस किया ना, कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेनिंग, क्या बोला था हमने, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेनिंग एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ और मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड एज 1 मोल। तो वही बात आ गई, क्या करेंगे हम, 1 मोल इज इक्वल टू, एवोगैड्रो के लिए Na लिखा जाता है, ठीक है। कई जगह N0 मतलब कि NO, इसको N0 बोलते हैं, कई जगह ये लिखा होता है, कई जगह ये लिखा होता है, एक ही बात है। सो 1 मोल इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स इन केस ऑफ एटॉमिक स्टेट, ओके। और इसी तरह से मॉलिक्यूल में आपका आ जाएगा, और क्या बोलेंगे हम, एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन केस ऑफ मॉलिक्यूलर स्टेट, ओके। अब क्या बात आई, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपसे कहा था ना कि हम एग्जाम्पल में, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन आपको पता है हमेशा मॉलिक्यूल के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है, इंडिविजुअल एटम नहीं एग्जिस्ट करता। तो आपको अगर क्वेश्चन में सपोज कीजिए पूछा जाता है कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन, जितने भी आपको दिए होंगे मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो पहले आपको पता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, आप पहले क्या निकालोगे, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल में फर्दर एटम आएंगे। जैसे सपोज मैं एग्जांपल लेती हूं H2 का, ठीक है। H2 में अगर मैं खाली H ले रही हूं, वो किसके बराबर होगा, एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स, यानी कि 6.023 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स। लेकिन जब बात मॉलिक्यूल की आ रही है, इसमें क्या होगा, एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि 10⁻23 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये किसके बराबर हुआ, 1 मोल ऑफ H2 के, है ना। अब मॉलिक्यूल्स तो इसमें इतने हैं, लेकिन एटम्स कितने हैं, एक, ये आपका एक मॉलिक्यूल हुआ ना H2, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम दिख रहे हैं, 2, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होंगे, इसका ट्वाइस कर दोगे, क्या लिख सकते हो आप इसको, 2 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कभी भी कोई ऐसा कंपाउंड आए जो कि मॉलिक्यूल है, तो उसमें आप पहले मॉलिक्यूल्स निकालोगे, मॉलिक्यूल में फर्दर एटम्स निकालोगे,
क्लियर। ऐसे ही सेम आपका O2 का हो जाएगा, N2 का हो जाएगा, किसी का भी जिसका पूछा जाए, ठीक, उसके अकॉर्डिंग आप निकालोगे। क्लियर हो गया। ये हो गया सेकंड केस इन टर्म्स ऑफ नंबर। वहां हमने बात की एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स की, एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की, जैसी स्टेट है उसके हिसाब से। तीसरा आपका आएगा इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। सो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम क्या होगा इन केस ऑफ गैसेस, बाकी नहीं होगा, ठीक है। क्या बोलेंगे हम, 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर्स ऑफ एनी गैस एट HTP। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि सपोज कीजिए मैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात कर रही हूँ, उसका 1 मोल लो, ऑक्सीजन गैस है उसका 1 मोल लो, किसी का भी अगर आप लोगे, अगर वॉल्यूम के टर्म्स में आप बात कर रहे हो, उस गैस का 1 मोल इक्वल होगा 22.4 लीटर्स ऑफ दैट गैस एट HTP, ठीक। अमाउंट ऑफ गैस विच हैज 22.4 लीटर्स ऑफ 4 लीटर्स एट STP, ठीक है। या फिर आप इसको ये कह सकते हो 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर्स ऑफ एनी गैस एट STP। अब 1 मोल CO2 का, CO2 कैसे गैसियस फॉर्म में क्या किसके इक्वल होगा 22.4 लीटर। ये वॉल्यूम के टर्म्स में है, लेकिन सेम चीज को हम मास के टर्म्स में भी कर सकते हैं। मास के टर्म्स में देखिए क्या होगा, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16 + 16 32, यानी कि 44 ग्राम। तो अब जब आपको क्वेश्चंस कंबाइन करके आएंगे तो आप रिलेट कर सकते हो 44 ग्राम ऑफ CO2 किसके बराबर है 22.4 लीटर के। अगर पूछ लिया जाए 10 ग्राम 11 ग्राम किसके बराबर होगा, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, करेक्ट। यानी आपको 1 मोल को तीनों चीज को कोरिलेट करते हुए क्वेश्चन पूछा जाएगा। कैसे, ये देखिए 1 मोल आपको मास के भी अकॉर्डिंग देखना होगा, एटम है मॉलिक्यूल है, ठीक है, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग भी देखना होगा और नंबर्स के अकॉर्डिंग भी देखना होगा। 3 चीज के अकॉर्डिंग आपको चेक करना होगा। दूसरी बात यह है कि अगर आयनिक कंपाउंड है उसके केस में क्या आ जाएगा, ग्राम फॉर्मूला मास, है ना, तो वहां पे ग्राम फॉर्मूला मास, फॉर्मूला यूनिट्स, इस तरह से चीजें आपकी चेंज हो जाएंगी, ठीक है। ये बात हो गई पूरी मोल कॉन्सेप्ट की। अब इसके आगे करते हैं हम इसके क्वेश्चंस करने से आपको ज्यादा क्लियर होगा। सो कैलकुलेट मास ऑफ 1 एटम ऑफ सिल्वर। अब इसमें एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगी, जैसे हम ये लिखते हैं Ag, आप लोग क्या सोचते हैं, बच्चे क्या सोचते हैं कि ये 1 एटम है। नो, ये आपने Ag का जस्ट सिंबल लिखा है, ठीक है, वो 1 एटम नहीं है। अभी अभी हमने क्या किया, देखिए 1 मोल ऑफ Ag अगर हम कोरिलेट करना चाहें, अब ये आपको पता है गैसेस तो है नहीं, है ना, सॉलिड के फॉर्म में है, तो यानी हम थर्ड वाला इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन बाकी दोनों कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, 1 मोल ऑफ Ag इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास ऑफ Ag, ठीक है, किसके बराबर है 108 ग्राम। या फिर हम क्या कहेंगे, किसके बराबर होगा ये 1 मोल ऑफ Ag, एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ Ag, एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स। अब इसको अगर ये दोनों आप ये इसके इक्वल भी लिख रहे हो, इसके इक्वल भी लिख रहे हो, इसका क्या मतलब है कि आप इनको आपस में कोरिलेट कर सकते हो, ठीक है। क्या करेंगे फिर हम 6.023 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सिल्वर किसके बराबर है 108 ग्राम के। इतने सारे एटम्स 108 ग्राम के बराबर है, एक एटम का मास कितना होगा, यही करते हैं ना हम यूनिटरी मेथड में। इतने एटम्स 108 ग्राम के हैं तो 1 एटम कितने के इक्वल होगा, क्या करेंगे हम 1 एटम ऑफ सिल्वर 108 डिवाइड में आपका एवोगैड्रो नंबर आ जाएगा, ठीक, और ये आपका कैलकुलेट करके आएगा अप्रॉक्स 1.79 इंटू 10⁻22 ग्राम। अब आप देखिए अगर आप खाली इसके हिसाब से कर लेते कि Ag मतलब सिल्वर 1 एटम, तब तो आप आंसर 108 ग्राम निकाल देते, बट एक्चुअल में क्या देखा हमने इसमें, कोई भी आपको क्वेश्चन है पहले चेक करो एटॉमिक स्टेट है या मॉलिक्यूलर स्टेट, फर्स्ट स्टेप कर लिया। उसके बाद आपने जो जो चीजें क्वेश्चन में गिवन है उसके हिसाब से आपने कैलकुलेट करना है। अभी आगे कुछ क्वेश्चंस आएंगे ऐसे कि आपको ये नहीं पता लगेगा कि हमें, जैसे बच्चे यूजुअली क्वेश्चन पूछते हैं कि हम इन टर्म्स ऑफ मास कैलकुलेट करें, इन टर्म्स ऑफ नंबर कैलकुलेट करें,
तो जैसा क्वेश्चन होगा उसको समझते हुए हमें कैलकुलेट करना होता है। जैसे यहाँ पे देखिए आपको कुछ मेंशन तो था नहीं, यहाँ कहा था 1 एटम ऑफ सिल्वर का निकालना है मास, और कुछ नहीं गिवन था, हमें मास और नंबर दोनों का यूज करना पड़ा। ऐसे ही बहुत बार कुछ अगर गैसेस का केस है वहां पे हो सकता है वॉल्यूम मास का यूज करना पड़े या वॉल्यूम नंबर का यूज करना पड़े। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मोल कॉन्सेप्ट के देखिए मैं आपको काफी क्वेश्चंस कराने की पूरी कोशिश करूंगी सो दैट आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिए, हाउ मेनी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर आर प्रेजेंट इन 64 ग्राम ऑफ सल्फर। अब नॉर्मली जब आप सल्फर की बात करते हो आप लिखते हो खाली सेम वही चीज आ गई S, है ना, बट एक्चुअल में सल्फर एग्जिस्ट करता है मॉलिक्यूल के फॉर्म में। देखिए क्या है S8, ऐसे ही फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस आप क्या लिखोगे खाली P, बट एक्चुअल में फॉस्फोरस एग्जिस्ट करता है P4 की फॉर्म में। तो ये बेसिक नॉलेज है जो हमें पता होनी चाहिए, जिसकी वजह से क्या होता है क्वेश्चन आपको आता भी होगा तो आप प्रॉपर अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, राइट, सिर्फ एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से। तो एटम्स भी पूछे हैं और मॉलिक्यूल्स भी पूछे हैं इन 64 ग्राम ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल। ये अंडरस्टूड है बट मॉलिक्यूल वर्ड देखिए क्वेश्चन में नहीं लिखा है ना। सॉल्व करते हैं अब इसको। क्या करेंगे, फिर से वही करेंगे हम, 1 मोल ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल लिखो या S8 लिख लो। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि वो एक मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक सल्फर एटम का 32 है मास, 8 इंटू 32 इज इक्वल टू कितना आ गया 256 ग्राम। ये आपका आ गया 1 मोल ऑफ S8। ठीक है, मॉलिक्यूलर स्टेट में आपको देखिए निकालना है एटम्स और मॉलिक्यूल्स दोनों। अब ये मॉलिक्यूलर स्टेट में है तो पहले इसमें क्या निकलेंगे मॉलिक्यूल्स, उसके बाद उसमें निकलेंगे एटम्स। क्या करेंगे फिर हम, 256 ग्राम ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल या S8 मॉलिक्यूल किसके बराबर है, ये इसका मॉलिक्यूलर मास था ना, किसके बराबर होगा ये, एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। हमेशा आपको ऐसे ही लिखना है क्योंकि क्या होता है जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत हो जाता है, शॉर्ट में अगर करना चाहोगे कई बार गलत हो जाता है। हमेशा इस तरह से लिख के देखो, चाहे बेशक रफ में करो। 256 ग्राम आपका एवोगैड्रो नंबर के बराबर है। पूछा कितने के लिए था, 64 ग्राम। 64 ग्राम ऑफ S8 मॉलिक्यूल किसके बराबर होगा, 6.023 इंटू 10⁻23 डिवाइड में जाएगा 256 मल्टीप्लाइड बाय 64। ठीक है, ये आपका कट जाएगा, कैलकुलेट करके आपका आएगा 1.506 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब ये यहां बाद में लिखना जरूरी है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, करेक्ट। अब आप देखिए मॉलिक्यूल आपका क्या है S8, सो 1 मॉलिक्यूल कंटेन्स 8 एटम्स। ये आप करोगे 1 मॉलिक्यूल ऑफ S8 किसके बराबर हो गया, इज इक्वल टू 8 एटम्स। तो इतने मॉलिक्यूल्स किसके बराबर होंगे, क्या कर दोगे आप, 8 से मल्टीप्लाई। सो व्हाट विल यू डू, 1.506 इंटू 10⁻23 को आपने 8 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके आपका कैलकुलेट करके आ जाता है, सपोज कीजिए 1.2048 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में देखिए आपने क्या कैलकुलेट किया, पहले मॉलिक्यूल क्योंकि वो मॉलिक्यूलर स्टेट में था, फिर मॉलिक्यूल में आपने देखा कि उसमें क्या है 8 एटम्स हैं, तो आपने जितने मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट किए थे उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, आई होप इस क्वेश्चन से काफी कुछ क्लियर हुआ होगा, इसीलिए मैंने इस तरह का क्वेश्चन लिया। सेम इसी तरह का क्वेश्चन आपका P4 के लिए यानी फॉस्फोरस के लिए आ सकता है, N2 के लिए आ सकता है, किसी भी चीज के लिए आ सकता है। तो आपने ध्यान देना है कि क्वेश्चन किसके रिगार्डिंग पूछा हुआ है, मॉलिक्यूल या एटम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, एक आयनिक कंपाउंड का क्वेश्चन करते हैं, वो आपको क्लियर हो जाएगा जहां ग्राम फॉर्मूला मास की बात आ जाएगी या फॉर्मूला यूनिट्स की बात आ जाएगी। सो क्या है क्वेश्चन, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन 53 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट। पहले तो हमें पता है सोडियम कार्बोनेट क्या है, आयनिक कंपाउंड, तो इसका क्या कंसीडर करेंगे हम, ग्राम फॉर्मूला मास, और उसमें जैसे एवोगैड्रो नंबर ऑफ यूनिट्स थी ना, ऐसे ही एवोगैड्रो नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स इसमें प्रेजेंट होंगी। नंबर ऑफ एटम्स निकालना है हमें किसका, ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स।
कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स मतलब जो इस कंपाउंड को बना रहे हों। तो आप इसमें देख सकते हो क्या क्या है, सोडियम, कार्बन और ऑक्सीजन। इन्हीं तीनों का इसका मतलब ये नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मैं बोर्ड हाफ में डिवाइड कर दे रही हूँ, आधा इधर करती हूँ। देखिए 1 मोल आपका Na2CO3 का किसके बराबर होगा, शॉर्ट में लिख रही हूं मैं, ग्राम फॉर्मूला मास। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं। सोडियम का कितना होता है 23 ग्राम, 2 × 23 प्लस कार्बन के लिए 12 प्लस 16 × 3, ये आपका कैलकुलेट करके आ गया 106 ग्राम। 106 ग्राम यानी किसके बराबर है, इसके 1 मोल के बराबर है ना। तो हमें लेकिन निकालना कितने में है, 53 ग्राम, यानी इसके हाफ। क्या करोगे आप, 106 ग्राम ऑफ Na2CO3 इज इक्वल टू 1 मोल। तो आपका 53 ग्राम जो कि क्वेश्चन में आपको गिवन है वो कितने मोल्स के बराबर होगा, हाफ। आप देख सकते हो हाफ है ना, ये क्या हो गया 0.5 मोल। अब मैंने ये मोल क्यों लिखा या मोल क्यों निकाला, जैसे हमने Ag जब लिखा था, सिल्वर लिखा था, जब हमने क्या कहा था कि ये 1 एटम नहीं है ना, ये जस्ट हमने सिंबल लिखा है। ऐसे ही अगर आप 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट लिख रहे हो तो उसका मतलब क्या है उसमें कि ये 2 एटम्स सोडियम के नहीं है उसमें, अदरवाइज आपको कैलकुलेट करने की जरूरत क्या थी, आप सीधे कह देते 2 एटम्स इसके, 1 एटम कार्बन का, 3 एटम ऑक्सीजन के। नो, ये आपको एक्चुअली ये जो चीज दिख रही होती है रेशियो दिख रही होती है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स कुछ और हैं जो कि आप पहले मोल्स कैलकुलेट करोगे। ठीक है, 1 मोल में आपके 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट में आप देख सकते हो 2 मोल्स ऑफ सोडियम आयन है, 2 मोल्स हैं, ये याद रखिए। कैलकुलेट करते हैं, 1 मोल ऑफ Na2CO3 क्या है उसमें, 2 मोल्स ऑफ Na प्लस आयन। ठीक है, अगर 1 मोल में इतने हैं तो आपके 0.5 मोल में कितने होंगे। ठीक है, या आप ये कह सकते हो 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट में 2 मोल्स यानी 2 × एवोगैड्रो नंबर, यही मतलब हुआ। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 6.022 × 10⁻23 नंबर ऑफ सोडियम आयंस। ठीक है ना, हमें नंबर पूरा देना है क्योंकि इसलिए हमने, मोल का मतलब यही होता है ना एवोगैड्रो नंबर, तो ये हमने कैलकुलेट किया 1 मोल के लिए। थे कितने हमारे पास 0.5 मोल, यानी कि हाफ कर देना है इसका। सो 0.5 मोल में कितने होंगे, क्या करोगे आप, जस्ट मल्टीप्लाई 2 × 0.5 × ये एवोगैड्रो नंबर में लिख दे रही हूँ, तो ये कितनी वैल्यू आपकी आ गई, 2 × 0.5 × एवोगैड्रो नंबर, इसका मतलब एवोगैड्रो नंबर, क्योंकि ये आपका 1 आ जाएगा। सो कितना आपका आंसर आ गया, आंसर मैं यहाँ लिख रही हूँ 6 लिख देती हूँ, 6.022 × 10⁻23 सोडियम आयंस। 53 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट में पहले आपने क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स निकाले, वो हमारे आए 0.5 मोल। ठीक है, 1 मोल हमारा किसके बराबर आ रहा था, एवोगैड्रो नंबर ऑफ यूनिट्स होता है ना। ठीक है, तो यहाँ पे 2 यूनिट्स थी, ये 2 मोल है एक्चुअली। क्या किया हमने, 2 × 6.022 × 10⁻23 नंबर ऑफ सोडियम आयंस, ये था आपका 1 मोल में। तो 0.5 मोल में कितना होगा, वही आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया। अब कैलकुलेट करते हैं कार्बन के लिए, क्या बोलेंगे हम, 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट किसके बराबर है, एवोगैड्रो नंबर ऑफ, डायरेक्ट लिख दिया मैंने, नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, एटम्स, यहाँ आप एटम्स लिख सकते हो। तो 0.5 मोल किसके बराबर होगा, 6.022 × 10⁻23, ठीक है, इंटू 0.5, यानी आप इसका हाफ कर दोगे, कितना आ गया 3.011 × 10⁻23 कार्बन एटम्स। ये आपने कैलकुलेट कर लिया कार्बन के लिए। इसी तरह किसके लिए कैलकुलेट करेंगे, ऑक्सीजन के लिए। 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट किसके बराबर है, 3 × एवोगैड्रो नंबर, 6.022 × 10⁻23, 3 × एवोगैड्रो नंबर यानी कि ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। ठीक, उसके आगे क्या आ जाएगा, 0.5 मोल में कितना होगा, अगेन आपने क्या करना है, 3 × 0.5
इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। इसका हाफ किया आपने यानी इसका 9.033 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। तो आपने आयनिक कंपाउंड था इसीलिए पहले उसका मोल कैलकुलेट कर लिया, पहले फॉर्मूला मास कैलकुलेट किया, देन मोल्स निकाला। मोल्स हमारे आए थे 0.5 मोल। 0.5 मोल के हिसाब से आपने आगे कैलकुलेट किया है, क्योंकि ये पूरा जो आपको कंपाउंड दिख रहा है इसमें 2 मोल्स ऑफ या 2 इंटू एवोगाड्रो नंबर सोडियम एटम्स हैं, या सोडियम कैटायन कह सकते हो आप, ठीक है। 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स हैं, एवोगाड्रो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यानी, और यहाँ पे 3 इंटू एवोगाड्रो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स हैं। ये सब आपके 1 मोल में थे, आपने किसके अकॉर्डिंग निकालना था 0.5 मोल। यहाँ पे अगर वैल्यू चेंज हो जाती तो भी आप क्या करते, कुछ और निकालते, पहले मोल्स कुछ और आते नंबर ऑफ मोल्स, 1 मोल की बजाय 2 मोल में निकालना होता या कुछ भी, ठीक है। आई होप इस क्वेश्चन से आपके काफ़ी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब इसी तरह आगे क्वेश्चन करते हैं। अब करते हैं एक सिंपल सा क्वेश्चन नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, क्योंकि नेचुरली हमें सब जगह नंबर ऑफ मोल्स ही निकालना है। क्या होता है मोल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास डिवाइड में मोलर मास, है ना। ये तो मास के टर्म्स में हो गया, मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास की आप बात कर रहे हो। एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स किसके बराबर हो जाएंगे, वो भी उसके 1 मोल के बराबर होंगे, और मॉलिक्यूल्स वाले स्टेट में वो भी 1 मोल के बराबर। वॉल्यूम के स्टेट में क्या था 22.4 लीटर। मैंने ये चारों अलग अलग तरह के केस लिए हैं ताकि सारी आपकी चीज इसमें कवर हो जाए। पहले लेते हैं, देखिए 392 ग्राम्स ऑफ H2SO4, ये क्या है मॉलिक्यूल, यानी इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो भी निकलेगा वो किसके बराबर होगा 1 मोल के। अभी हमें थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया था ना, तो क्या लिखेंगे हम 1 मोल ऑफ H2SO4 ग्राम मॉलिक्यूलर मास, कितना है वो 98 ग्राम। 98 ग्राम अगर आपका 1 मोल के बराबर है तो 392 ग्राम कितने के बराबर होगा। अब यहाँ पे भी बच्चों को डाउट आता है कि हम कैसे लिखें, बच्चे कंफ्यूज ये करते हैं 1 मोल इज इक्वल टू 98 ग्राम, उसके बाद उनको यूनिटरी मेथड नहीं लगाना आ रहा। तो ये आप ध्यान रखिए, जो आपको कैलकुलेट करना होता है वो आप राइट हैंड साइड लिखते हो। जैसे अगर इस तरह से प्रोसीड करो ना 1 मोल इज इक्वल टू 98 ग्राम, तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि आगे क्या करना है। क्या करोगे आप, देखो 98 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल, मोल से निकालने थे आपने, फिर क्या किया मैंने 392 ग्राम किसके बराबर होगा 1/98 इंटू 392, ठीक है। ये हमारा कैलकुलेट करके आ गया 4 मोल्स, साथ में आपने मोल्स लिख देना है 4 मोल्स। ये हमारा हमने क्या किया, मास का यूज किया इन टर्म्स ऑफ मास, और दूसरा मॉलिक्यूलर स्टेट में। अब यहां भी इन टर्म्स ऑफ मास है 9 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम में, ठीक है। और एल्यूमिनियम अब किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, एटॉमिक स्टेट में। तो क्या करोगे आप, फिर से सेम वैसे ही 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू किसके बराबर होता है 27 ग्राम के, ठीक है। 1 मोल आपका 27 ग्राम के बराबर होता है। फिर से हम इसको उल्टा करेंगे, 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू 1 मोल। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो आप डायरेक्टली ये चीज लिख सकते हो, फर्स्ट वाला सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 27 ग्राम अगर आपका 1 मोल के बराबर है तो 9 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम किसके बराबर होगा 1/27 इंटू 9, क्या आ गया ये 1/3, है ना। 1/3 यानी 0.33 मोल्स, ठीक है। मास के टर्म्स में हमने दोनों चीजें कर ली, एटम वाली भी और मॉलिक्यूल वाली भी। अब ये देखिए क्या है वॉल्यूम वाली, क्या करोगे आप 1 मोल ऑफ CO2 इज इक्वल टू 22.4 लीटर एट STP, है ना। मतलब कि इतने लीटर्स आपके 1 मोल के बराबर हैं तो 44.8 कितने के होंगे। अब हमें फिर से मोल निकालना, तो हम इसको रिवर्स करके लिखेंगे 22.4 लीटर ऑफ CO2 इज इक्वल टू 1 मोल। 44.8 लीटर ऑफ CO2 किसके बराबर आ जाएगा 1/22.4 इंटू 44.8, इट विल कम आउट टू 2 मोल्स, ठीक। वॉल्यूम वाला केस भी हमने ले लिया। अब आता है नंबर ऑफ यानी एवोगाड्रो नंबर का यूज करते हुए। किसका पूछा हुआ देखिए, एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपको पता है किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मॉलिक्यूलर स्टेट की फॉर्म में ही। दिया भी मॉलिक्यूल हुआ है और यहाँ कहा भी यही हुआ है।
तो ये किसके बराबर हो गया, 1 मोल के बराबर। ये वैल्यू है ही एक्चुअली 1 मोल के बराबर, और क्वेश्चन में आपको कहा यही हुआ था कि एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन किसके बराबर होंगे, तो 1 मोल। अगर यहाँ पे शायद कोई और वैल्यू होती तो आपको कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती, बट यहाँ पे कैलकुलेशन की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। इसी तरह से हमने कितने क्वेश्चंस किए, 3-4 क्वेश्चंस किए ऑलमोस्ट मोल कॉन्सेप्ट के। मोल कॉन्सेप्ट के देखिए आप खुद से भी बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिएगा, मैं यहाँ पे भी कराऊंगी। नेक्स्ट लेक्चर में भी हम मोल कॉन्सेप्ट के कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम करेंगे मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, इस तरह के जो आपकी चीजें यानी कि मोल कॉन्सेप्ट इन सॉल्यूशंस, वो करेंगे, क्योंकि दोनों को मिला के आपके पास स्टोइकियोमेट्री के क्वेश्चंस आते हैं, केमिकल रिएक्शन के, जिसमें आपको बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में ओवरऑल कैलकुलेट करना होता है। अभी तो यहाँ मैं आपको छोटे छोटे स्टेप्स में मास के कैसे कैलकुलेट करेंगे, मास और मोल को रिलेट करके, नंबर ऑफ एटम्स, वॉल्यूम, वहां पे सब कंबाइंड आता है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे विद सम मोर न्यूमेरिकल्स ऑफ मोल कॉन्सेप्ट एंड फर्दर मोल कॉन्सेप्ट इन सॉल्यूशंस। थैंक यू सो मच। वीडियो देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करें चैनल को एंड बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, सो दैट आपकी आने वाली आगे जितनी वीडियोज हैं कुछ भी मिस ना हो। थैंक यू, बाय बाय।